क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे बेटा। 34 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। सो 35 के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने बोर्ड के ऊपर, द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखिए, अभी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जिसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दिया था। तो उसी इंट्रोडक्शंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखता है, इन जनरल a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने बताया था। अब वही एक छोटी सी बात है जो आप लोग अगर समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हल हो सकता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो कहते हैं कि द रियल वैल्यू ऑफ a। अब a क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसके अंदर a लिखा हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड रियल वैल्यू ऑफ a। रियल वैल्यू ऑफ a का मतलब क्या, कि a की वैल्यू कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर होनी चाहिए जिसके वजह से, मतलब वो वैल्यू यहां पर रखने के बाद में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके जो रूट्स होंगे, दैट रूट्स विल बी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि पहले तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो। तो कंडीशन क्या है कि भैया a का वैल्यू निकालिए, रियल नंबर का आपका सेट है, उसमें से आप कोई भी वैल्यू a के लिए चुनिए, जो अगर आप यहां पर रखते हो तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब रूट्स इमेजिनरी जब होते हैं तब वो कॉन्जुगेट पेयर में अपने आप आ जाते हैं। इसको समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट पेयर। देखिए, जब हम रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे नोन में है, हमें ये अच्छे से पता है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब आपको पता है कि जब हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या होते हैं बेटा, x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3 आयोटा बाय 2। चेक इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये इसके अंदर दो रूट्स आए हैं, तो इन्हीं दो को कहा, देखो रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन याद रखना जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तो वो पेयर में आते हैं, और उन पेयर्स को कहा जाता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब देखिए, नंबर तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपका रूट है, लेकिन दे आर कमिंग इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब कॉन्जुगेट वर्ड क्यों यूज हुआ है, थोड़ा सा इनको हम अलग अलग करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो रूट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये दो रूट्स कौन कौन से, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ये एक रूट है, एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ये दूसरा रूट है। अब इन दो रूट्स में, ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा मौजूद है। अब इन दोनों भी रूट्स में आपको सिर्फ किस चीज का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये यहां पर प्लस साइन है और यहां पर माइनस साइन है। तो जब भी ऐसा होता है कि बाकी सारी चीजें सेम होती है, बस ये साइन का डिफरेंस होता है, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है। मतलब दे आर द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है आपके सामने 4 + 3 आयोटा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आपको इसका कॉन्जुगेट नंबर लिखना है तो आपको 3 आयोटा का जो साइन है वो आप चेंज करेंगे, जो भी यहां पर दिया उसके विपरीत साइन, जैसे 4 - 3 आयोटा, तो ये दोनों बन गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लो सिर्फ 5 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, तो -5 आयोटा। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको लिखना होता है, तो जो आयोटा वाला टर्म होता है, जो नंबर होता है, जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है उसके अंदर का प्योरली, उसका साइन आपको चेंज करना होता है। तो उन दोनों के बीच में आयोटा वाले नंबर का साइन फर्क होता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हुए कॉन्जुगेट भी है एक दूसरे के। कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि बाकी सब तो सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है।
जैसे यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा है, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। क्यों कॉन्जुगेट है? क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दोनों के सेम है, बस इमेजिनरी पार्ट के साइन में डिफरेंस है। अब आप लोग 4+3 आयोटा को और 5 आयोटा को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं कहेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। दोनों आपस में अगर कॉन्जुगेट बनने हैं तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए और बाकी सब सेम होना चाहिए। When this happens, at that time we say that we have a pair of conjugate complex number। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अब पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सो अगेन आई रिपीट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमें a दिखाई दे रहा है, जिसको हमें एक रियल वैल्यू देनी है, रियल नंबर इसकी जगह लाना है और ऐसा रियल नंबर यहाँ पर रखना है कि उसको रखने के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके अगर हम लोग रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो इस प्रकार से आने चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स तो रूट होंगे लेकिन दे आर कॉन्जुगेट। अब मजे की बात है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो अपने आप कॉन्जुगेट होते ही है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया आपको। ठीक है, तो सिंपली हमें बस ये सोचना है कि एक ही जगह कौन सा नंबर डाला जाए जिससे हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए, कॉन्जुगेट तो अपने आप होंगे ही। अब यहां पर हमें समझ में क्या लेना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो ऑब्वियसली दे कम्स इन अ पेयर, कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आते हैं। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के बारे में। when we have one property related to conjugate complex numbers, मतलब जब भी आपके पास दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके बारे में हमें एक बहुत अहम प्रॉपर्टी पता है कि when we add two complex conjugates, देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है बट दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को ऐड करते हैं बेटा तब उसमें से इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है। 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 8। सो 8 इज अ रियल नंबर। सो व्हाट प्रॉपर्टी वी अंडरस्टूड हियर, वी अंडरस्टैंड हियर, कौन सी प्रॉपर्टी हमें समझ में आती है कि व्हेन वी ऐड टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एट दैट टाइम वी गेट रियल नंबर। मतलब नतीजा क्या आ रहा है? दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को ऐड करने का नतीजा रियल नंबर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वन शुड अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज द सेकंड वन कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एट दैट टाइम आल्सो वी गेट रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट हट जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इफ वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी देन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ऑलरेडी। ठीक है, पहले ही सॉल्व हो चुका है। फिर तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है, लिख लीजिए किधर कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जब एडिशन करते हो तब इमेजिनरी पार्ट हट जाता है, आपके पास सिर्फ रियल पार्ट बचता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? देखिए ये दोनों सेम है तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सीन बन गया। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या है? 4 है, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 16 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, सो वी हैव 16 माइनस 9 इंटू -1, तो 16 प्लस 9 हमारे पास आया विच इज इक्वल टू 25। तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडिशन आता है रियल नंबर, नतीजा आपको मिलता है रियल नंबर। एंड ऑल्सो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन का नतीजा आपको मिलता है रियल नंबर। सो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना। अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारे काम में आएगी? दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, देख लेते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो होंगे ही, दो रूट्स रहेंगे चाहे कोई भी रहे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि इसके दो रूट जो है अल्फा एंड बीटा, वो हमें कौन से चाहिए? वो रूट वो कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो अपने आप क्या होता है? वो कॉन्जुगेट पेयर होती है। सो वी हैव टू रूट्स विच आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑलरेडी मान रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं इसके, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम ऑलरेडी इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका सम क्या होता है बेटा?
इनका सम होता है रियल नंबर। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अगर मैं माइनस बी बाई ए लिखूंगा तो एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी। सो आई हैव माइनस आयोटा इन ब्रैकेट ए माइनस वन डिवाइडेड बाय वन। तो ये मेरा आ गया सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस बी बाई ए। लेकिन अगर मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो सम ऑफ द रूट्स क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। दिस मस्ट बी रियल नंबर। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो यहां आयोटा मौजूद है। तो अगर आयोटा मौजूद है तो फिर मैं इस एडिशन को रियल नंबर कैसे कहूं। लेकिन होना तो रियल नंबर चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये रूट्स रियल आने हैं तो हमारे पास हमें क्या करना होगा, ये रूट्स रियल नंबर तभी बन सकते हैं जब यहां से आयोटा हट जाए। और आयोटा को हटाने का हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है एंड दैट इज व्हाट, इस का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। a माइनस वन का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर a माइनस वन का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं तभी जाके आयोटा इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम नतीजे तक पहुंच चुके हैं क्या, कि क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है तो इनका एडिशन मुझे रियल नंबर ही चाहिए। लेकिन यहां पर रियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि यहां पर a का वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे ये रियल बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको रियल बनाना है तो a माइनस वन को जीरो बनाना होगा और a माइनस वन तभी जीरो बनेगा जब a का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो a का वैल्यू वन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आप खुद करके भी देख सकते हो कि अगर आप a का वैल्यू यहां पर वन डालते हो तो वन माइनस वन जीरो बनेगा, तो x वाला टर्म ही फिनिश हो जाएगा। जैसे x वाला टर्म हट जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बचता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो दैट इज एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हो और अगर आप लिखते हो इसको फाइव आयोटा स्क्वायर, तो बेटा इसके रूट जब बनेंगे तो वो आएंगे प्लस और माइनस रूट फाइव आयोटा। मतलब आपके रूट्स क्या बन गए, प्लस रूट फाइव आयोटा एंड माइनस रूट फाइव आयोटा। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जिसकी ये बात कर रहे थे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आपको ऑब्टेन हुए हैं, ये ऑब्टेन होने के लिए आपको a का वैल्यू वन रखना जरूरी है। और वो कैसे आता है उसका पूरा पिक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, तो इसका आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो बेटा वो कॉमन रूट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी क्वेश्चन में ही हम लोग कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं जो मैंने थ्योरी के अंदर बताया नहीं था। ठीक है, तो कॉमन रूट्स के ऊपर हमारे पास 3 क्वेश्चन है करने के लिए। तो तीनों में से दो क्वेश्चन में तो पहले दो क्वेश्चन में ही दोनों भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। कि अब कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट्स फाइंड आउट करते हो तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो रूट्स आएंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो रूट्स आएंगे। तो अगर दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दो रूट्स आप फाइंड आउट करते हो तो उनमें से अगर एक रूट कॉमन होता है दोनों का, तब आपके पास क्या कंडीशन होती है ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सेकंड वन कि आपके पास हो सकता है कि दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन दोनों भी रूट्स कॉमन है, तो उस समय आपके पास क्या कंडीशन है। तो विदाउट प्रूफ हम लोग वो कंडीशन ध्यान में रखेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हैव अ कॉमन रूट, अ मतलब वन कॉमन रूट एंड हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों में अगर आप इन दोनों के रूट्स निकालेंगे तो उसमें से एक रूट कॉमन आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज कहा गई है कि a यहां पर जीरो नहीं है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू तो बाद में इसके बारे में सोचेंगे। पहले तो हम वो वाला पार्ट समझते हैं कि जब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और उन दोनों में एक रूट अगर कॉमन होता है देन व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या रहता है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड आई हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो।
नाउ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। मतलब जैसे मान लीजिए कि इसके आप दो रूट्स फाइंड आउट करते हो और इसके दो रूट्स फाइंड आउट करते हो, तो इसका जो एक रूट है और इसका एक रूट है वो दोनों सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो इसके दो और 3 इसके दो रूट है, और तो इसका मान लेते हैं कि 2 और 5 रहेगा, मतलब ये और ये दोनों का सेम है, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक रूट कॉमन है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि लेट अल्फा बी दी कॉमन रूट फॉर बोथ इक्वेशंस। तो हम लोग इन दोनों में एक तो कॉमन रूट है ना, तो हमारे पास, तो हम लोग अल्फा कंसिडर कर लेते हैं कि चलो भैया एक कॉमन रूट है, तो अल्फा इज दैट कॉमन रूट फॉर द गिवन टू इक्वेशन। अब मुझे बताइए, अगर अल्फा इसका रूट है तो ऑब्वियसली अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, एंड ऑल्सो अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की जगह आप अल्फा रख सकते हो। तो क्योंकि अल्फा इसका रूट है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट अल्फा एट द प्लेस ऑफ एक्स। So I will get b alpha square plus c alpha plus a is equals to 0। क्लियर है? अभी बेटा हमें करना क्या है, अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमें जो अगर निकालना है, अल्फा क्या है, हमारा रूट है, तो अल्फा का वैल्यू अगर हमें इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो हम उनको सॉल्व करने के वगैरह चक्कर में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आता है, और वो कंडीशन क्या है, उसको कैसे ध्यान में रखना, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास 3 रेशोज आते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होता है, देन एट दैट टाइम आप लोग इतना लिखने के बाद में आपको आगे की क्या चीज ध्यान में रखनी है। सो वी हैव अल्फा स्क्वायर, अल्फा एंड 1, ठीक है, ये 3 न्यूमरेटर बनेंगे आपके। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखने के बाद में आपको करना क्या है, यहां का कोएफिशिएंट, यहां का कोएफिशिएंट, यहां का कोएफिशिएंट, यहां का कोएफिशिएंट। तो अल्फा स्क्वायर को लिखने के बाद में जो दो बचे हुए हैं आपके, एक अल्फा वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो आपने क्रैमर्स रूल में डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा, तो आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मान लो ए बी सी डी ये 4 नंबर्स है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, तो मेन डायगोनल होता है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होता है AD, और इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्ट होता है, दैट इज BC। तो जब आप अल्फा स्क्वायर को लिखते हो न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में आपको जो वैल्यू लिखना है वो कैसे लिखना है, तो B इंटू A, ठीक है, मतलब जैसा हम डिटरमिनेंट टू ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हो वैसे ध्यान में रखना है। B इंटू A दैट इज AB, एंड C इंटू C दैट इज माइनस C स्क्वायर। क्लियर है? नाउ दिस रेशो इज इक्वल्स टू, अब ये चीज क्लियर हो गई, तो आप इसको पॉज करके लिख लेना। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब जब आप अल्फा न्यूमरेटर में ले लेते हो, ठीक है, तो अल्फा वाला कॉलम आप ढक देंगे, इसको ऐसा ढकना है। तो जो बचे हुए हैं कोएफिशिएंट्स A B C A, अब आपको डिटरमिनेंट में जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो वैसा नहीं करना, थोड़ा सा उल्टा करना है। देखिए, जब आप ये वाला डायगोनल कंसिडर करते हो तो ये होता है लीडिंग डायगोनल, या फिर आप कह सकते हो मेन डायगोनल, ठीक है, और जब आप ये वाले डायगोनल की बात करते हो तो ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। तो जब आपने अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर को लिखा था, तब जो अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को ढका था और जो कोएफिशिएंट्स बचे हैं उनको आपने मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन लिखा था। जब आप अल्फा का डिनोमिनेटर लिखने जाएंगे तब आपको क्या करना है, सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन पहले लेना है और बाद में मेन डायगोनल का। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब अल्फा का डिनोमिनेटर लिखने जा रहे हो तो ऐसा करके ऐसा मत करिए, पहले सेकेंडरी डायगोनल लीजिए, ठीक है। तो C इंटू बी लिखेंगे पहले BC, और फिर A इंटू ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज माइनस A स्क्वायर। एंड अगेन नाउ थर्ड वन वी हैव A1, ठीक है, तो तीसरे में हमारे पास 1 है कोएफिशिएंट। तो ये जो 1 लिखा है इसके नीचे क्या आएगा, तो कांस्टेंट वाले टर्म ढके जाएंगे। एंड अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोसेस विच वी यूज इन सॉल्विंग टू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट करते समय जो करते वही करेंगे। अब यहाँ पर मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन पहले लेंगे, दैट इज A इंटू सी AC,
माइनस इसको ढका रखने देने का है, मेन डायगोनल के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन पहले एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी डायगोनल दैट इज बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो रेशो मैंने लिखा है ना जिस तरीके से, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एक रूट कॉमन रहेगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो वन रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कंपलसरी रहेगा। और उसके बाद में आपको ये लिखना है। अब देखना यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया है, इससे हमारे पास देखिए इस रेशो, ये तीनों रेशो आपस में इक्वल है। अगर मैं इस रेशो को इसके साथ में इक्वेट कर दूंगा तो ये भाई साहब देखिए, ये भाई साहब उड़ के यहाँ पर जाके बैठ जाएंगे। व्हेन आई राइट दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी माइनस सी स्क्वायर, जब मैं लिखता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों रेशो को लिया जिससे मुझे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो नाउ आई एम राइटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर हियर। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो इन दो रेशो से आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब मैं इन दोनों को इक्वेट, ये ऑलरेडी इक्वेट है आपके सामने, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दिस इंप्लाइज अल्फा का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ये भाई साहब यहाँ जाके बैठेंगे तो बी सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिल गया अल्फा का वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, तो ए का पावर 3 दिखाई दे रहा है, बी का पावर 3 दिखाई दे रहा है एंड वगैरह जो भी नीचे मल्टीप्लीकेशन है। तो हम कैसे सॉल्व करें, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू है। अगर ये अल्फा का वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, तो अल्फा की जगह ये आएगा, तो क्या करूंगा मैं बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है, ये अल्फा का वैल्यू है तो मैंने न्यूमरेटर के ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर में मैंने ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया ए सी माइनस बी होल स्क्वायर। और इसके राइट हैंड साइड में है मेरे पास ए बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये ए सी, सॉरी ये ए सी माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ 2 बार है, ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ 1 बार है, तो 1 बार का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पर बचा है बी सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आपके पास है ए बी माइनस सी स्क्वायर इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप एक्सपांड करेंगे, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर के तरीके से, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी प्लस ए रेस टू 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए सी बनेगा ए स्क्वायर बी सी, देन ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर बनेगा ए बी क्यूब, इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा माइनस ए सी क्यूब और इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, इक्वल साइन के अपोजिट साइड्स में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उनको इकट्ठा करते हैं। देखिए इन दोनों टर्म्स में से ए को कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -2, यहाँ पर 2 ए थे तो एक ही ए बचेगा, यहाँ पर ए क्यूब ही बचेगा विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा बी क्यूब और यहाँ बचेगा सी क्यूब, क्योंकि इन सब में से ए को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कॉमन लिया हुआ ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शुरुआत में लिख सकता था, बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। तो 1 2 3 तीनों टर्म्स में से ए को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे बच गए, यहाँ इन दोनों में से ए को कॉमन लिया तो यहाँ -2 ए बी सी बचा है और ए रेस टू 3 बचा है। तो भैया दोनों तरफ का ए कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू 0 नहीं है। अगर ए का वैल्यू 0 नहीं है तो मैं दोनों तरफ ए से डिवाइड कर सकता हूँ और ए कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है उससे हमें जो ऑब्टेन करना है वो कर सकते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हटा दूं, चलिए इतनी जगह काफ़ी है शायद। तो जो बचा है उसको लिखेंगे -2 ए बी सी प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो बेटा बी क्यूब और सी क्यूब को लेफ्ट में ले आते हैं, तो लेफ्ट में आपके पास ए क्यूब ऑलरेडी है, बी क्यूब और सी क्यूब आ गए तो प्लस बन जाएंगे और ये जो -2 ए बी सी उसको राइट में भेज देंगे, तो ये पहले का ए बी सी और -2 ए बी सी उधर जाएगा तो 3 ए बी सी मिलेगा।
अब हमें वैल्यू निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी का। तो इस ए बी सी को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, तो मुझे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये आया मेरा वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन मज़ेदार था और आपने नई चीज़ देखी कि जब दो आपके पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और उनमें अगर वन कॉमन रूट होता है, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन विद दिस इक्वेशन। इसको ध्यान में रखना है, मतलब प्रोसेस ध्यान में रखना है लिखने का कि कब मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करना है और कब सेकेंडरी डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस मेन डायगोनल करना है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए तो काम हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। इसके बाद के क्वेश्चन में हम लोग कंडीशन देखेंगे कि जब दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों भी रूट सेम हो तो क्या कंडीशन होती है। तो दोनों भी चीज़ें कवर हो जाएगी इन दोनों एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसको। बेटा इस क्वेश्चन को मार्क करके रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको खुद से समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ देखिए उन्होंने क्या कहा है और उनके जो उन्होंने जो कहा है उससे आगे जाके आपको सोचना है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में ये नौबत नहीं थी क्योंकि आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले बार जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके अंदर जो कोएफिशिएंट्स थे वो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, दैट मीन्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ ABC, so we don't have particular values of the quadratic equation, but right now in this question we have a one particular quadratic equation in which we have constants, we have values of coefficients। वहां पर क्या था, x का कोएफिशिएंट कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट दिया है, a दिया है, कुछ b दिया है, कुछ c दिया है, यहाँ पर एक्चुअल में वैल्यूज दी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि जहां पर कोएफिशिएंट्स के एक्चुअल वैल्यूज है आपके पास और दूसरा इक्वेशन ऐसा है जिसमें कोएफिशिएंट्स आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में दिए हैं, मतलब वो कांस्टेंट तो होते हैं बट वी डोंट हैव पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ देम। ठीक है, तो उसके जगह कुछ भी आ सकता है, इसकी जगह कोई भी नंबर आ सकते हैं, 4 5 6 7 8 जो भी मर्जी आ जाए। अब यहां पर होता क्या है इस क्वेश्चन में, मेन चीज जो आपको समझनी है कि दिस इज द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आपके कोएफिशिएंट आर्बिट्री है। अब यहां पर कहा क्या है कि these two quadratic equation have a common root। इसका मतलब समझिए, these two quadratic equation have a common root का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में एक ही कॉमन रूट है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहा है कि these two quadratic equation have one common root। पिछले एग्जाम्पल में हमने ये चीज मान ली क्योंकि वहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो दे आर सेइंग दैट these two different quadratic equation have one common root, but it's our duty to check that what is the value of discriminant for this quadratic equation। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा ड्यूटी है जो हम चेक करेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं आप समझिए। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूं, x² + 3x + 5 = 0, तो मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, मतलब मुझे b² - 4ac का वैल्यू चेक करना है। सो व्हाट इज b हियर, 3, सो 3² - 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 5 है, सो आई हैव 9 - 20 विच इज -11। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, वो पेयर में आते हैं, देन दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बात समझ रहे हो आप? तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स है और इसका एक रूट इससे कॉमन होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए क्योंकि दोनों में एक रूट कॉमन है। अब अगर इसका रूट, इसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स है, देखिए इसका रूट्स तो इमेजिनरी है, मतलब इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे एंड दे मस्ट कम इन द कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आते हैं। कैसे आते हैं मैंने इसके पहले के एग्जाम्पल में बताया था, 35 में बताया था मैंने। ठीक है, तो क्योंकि इसको दो रूट्स दोनों के दोनों कॉन्जुगेट है और दोनों में से एक इसका कॉमन है। अब मजा यह है कि अगर मान लो कि इसका एक रूट जो भी है तो वही रूट इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, तो जो इसका दूसरा बचा हुआ रूट है वही रूट इसका भी होगा क्योंकि दोनों पेयर्स में आते हैं।
बात समझिए, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका अगर हम लोग रूट निकाले, इसका जो भी रूट आता है कॉम्प्लेक्स रूट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका a प्लस आयोटा बी रूट है और दूसरा a माइनस आयोटा बी है। अब मजा ये है कि इसके अगर ये दोनों रूट्स है तो इसमें से एक रूट इसका भी है, तो चलिए मान लिया हमने कि a प्लस आयोटा बी इसका रूट है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट है तो अपने आप दूसरा रूट a माइनस आयोटा बी बन जाएगा। तो यहां क्या समझना है, उन्होंने जानबूझ के गुगली डाली है, हमें उस गुगली को समझना है कि उन्होंने कहा था कि इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, पर क्योंकि यहां पर कांस्टेंट्स आए हैं कोएफिशिएंट में, तो हमारा ड्यूटी था कि हमने चेक किया इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा कि भैया यहां पर एक नहीं दोनों भी रूट्स दोनों के कॉमन होंगे। तो अब आप बात को क्लियरली समझिए कि अब हमारे पास ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दोनों भी रूट्स कॉमन है। इसके पहले एग्जांपल में क्या था, हमारे पास ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिनका एक ही रूट कॉमन था, लेकिन अब यहाँ हमारे पास क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दोनों भी रूट्स कॉमन है। तो अब मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कि जब दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों भी रूट्स कॉमन होते हैं देन हमारे पास कौन से रेशो इक्वल होते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने एक ही रूट कॉमन होने पर क्या आता है वो चीज ध्यान में रखा था, अब हम लोग देखेंगे। तो अगर मान लेते मेरे पास a1x प्लस b1 सॉरी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड आई हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। तो अगर मेरे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इफ दीज टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू कॉमन रूट्स, अगर इन दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों भी रूट्स कॉमन होते हैं देन दिस इंप्लाइज, तो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल होता है दोनों इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट के रेशो से, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट्स। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हेन टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू कॉमन रूट्स, जब दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो कॉमन रूट होते हैं तो दिस हैपन्स, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जानबूझ के ये नहीं दिया था कि इसके दोनों रूट्स कॉमन है, क्योंकि ऐसे देते तो हम डायरेक्टली ये वाला रेशो ले लेते। यहां पर उन्होंने हमें ज्यादा काम दिया है, लेवल 2 का क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने ये हमें देखा है कि हमारे ये बात समझ में आती कि नहीं कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स इमेजिनरी है, और जब भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स में तो वो पेयर में आते हैं, तो एक ही रूट कॉमन होने का सवाल नहीं, दोनों भी रूट कॉमन होंगे, अगर होंगे तो दोनों कॉमन होंगे, अदरवाइज दोनों भी नहीं होंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक रूट कॉमन है मतलब अपने आप दूसरा कॉमन हो गया, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है। अब पिछले क्वेश्चन में ये सवाल क्यों पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे पास चेक करने के लिए कोई टूल ही नहीं था कि किसी एक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं कि नहीं, तो हमने उसको उस तरीके से देखा नहीं। एक ही रूट कॉमन है तो चलिए एक रूट कॉमन से हमने काम चला लिया। अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, सो राइट डाउन दिस कंडीशन एंड मेक दिस बॉक्स सो दैट व्हेनेवर यू विल डू रिवीजन एट दैट टाइम यू मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस थिंग, ठीक है, यू विल रिवाइज दिस थिंग ऑल्सो, ओके। तो चलिए नाउ चलिए अब हमारे पास ठोस बात आ चुकी है कि हमारे जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक के नीचे एक लिखता हूं ताकि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ले आना अगर नहीं दिया है तो क्योंकि इन दोनों को कॉमन रूट है, इसके दो रूट्स और इसके दो रूट सेम है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, सो 1/a, चलिए हमें abc का वैल्यू चाहिए तो हम लोग a/1 लिखते हैं, चाहे इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका लिखो या फिर इसका डिवाइडेड बाय इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैंने a/1 लिखा है, दिस इज इक्वल टू b/3 एंड दिस इज इक्वल टू c/5। तो ये तीनों रेशोज इक्वल है, इनका वैल्यू हम कुछ ना कुछ मतलब k मान लेते हैं, लेट अस से द वैल्यू ऑफ दीज रेशोज इज k। तो हर एक रेशो को अगर मैं k से इक्वेट करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा, a/1 इज इक्वल टू k कहूंगा तो a का वैल्यू 1 इंटू k दैट इज k मिलेगा। b/3 को मैं k से इक्वेट करूंगा तो b का वैल्यू मुझे 3k मिलेगा, एंड c/5 को मैं k से इक्वेट करूंगा तो c का वैल्यू मुझे मिलेगा 5k। सो आई हैव वैल्यू ऑफ a एज k, वैल्यू ऑफ b 3k, वैल्यू ऑफ c 5k। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर और भी चीजें दी है, हमें सिर्फ a प्लस b प्लस c का वैल्यू नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, जितना कम से कम हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस b प्लस c का उतना हमें फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग दिस कंडीशन। तो ये जो a b c है ये नेचुरल नंबर के सेट से आ रहे हैं,
मतलब एबीसी को आप जो भी वैल्यू देंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट से ही दे सकते हैं, वी कैन नॉट गिव अनदर वैल्यूज टू द एबीसी। तो एबीसी जो है वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है, मतलब एबीसी का वैल्यू आप 1 2 3 5 4 ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। वी कैन नॉट गिव देम वैल्यूज 5/9 एंड सो ऑन, √3 वगैरह इस तरीके का ना, नेगेटिव नंबर इसके वैल्यूज हो सकते हैं। तो अब हमें a प्लस बी प्लस सी का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे लिए क्या बनेगा, k प्लस 3k प्लस 5k, सो 5 प्लस 3 प्लस 8 9k बन गया। अब k का क्या करें, देखिए अगर आप a का वैल्यू देखेंगे तो k है, b का वैल्यू देखेंगे तो 3k है, c का वैल्यू 5k है, और हमें पता है कि a b c तीनों नेचुरल नंबर है। तो इनका लीस्ट वैल्यू देखो, k का वैल्यू तो हमारे हाथ में है, k का वैल्यू हम जो मर्जी यहां पर रख सकते हैं। तो अगर मुझे इनका सबसे कम वैल्यू चाहिए तो मैं k का वैल्यू क्या ले सकता हूं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर लूंगा ऑब्वियसली। तो k का वैल्यू अगर मैं 1 डाल देता हूं तो मुझे abc के लीस्ट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो k का वैल्यू 1 डाल देंगे तो आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी मिल जाएगा 9। बात को समझिए, k का वैल्यू 1 क्यों डाला, क्योंकि abc, a का वैल्यू क्या है k, b का वैल्यू क्या है 3k। अब k क्या क्वांटिटी है, k ऐसी क्वांटिटी जो तीनों रेशो के बराबर है, ठीक है। और a अगर इन टर्म्स ऑफ k लिखा जा रहा है, b अगर इन टर्म्स ऑफ k लिखा जा रहा है, और c अगर इन टर्म्स ऑफ k लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ k, तो भी ये रेशो सेम रहेंगे। तो वो k का वैल्यू आप क्या लेंगे, क्योंकि आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो k का जितना आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हो लेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि k का वैल्यू आपने नेचुरल नंबर ही क्यों चुना, क्योंकि a b c तीनों नेचुरल नंबर है, तो k का वैल्यू अगर मैं कुछ और लेता हूँ नेचुरल नंबर से तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि k का वैल्यू आपने नेचुरल नंबर चुना, ठीक है, लेकिन 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे a b c मिनिमम ऑब्टेन करना होगा, उसके लिए मैंने k का मिनिमम नेचुरल नंबर वैल्यू चुना। आई बात समझ में। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, फिर 9 आ चुका है। तो बेटा ये जो दो क्वेश्चन थे 36 एंड 37 दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट। 36 में आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें अगर एक ही कॉमन रूट है तो आपको क्या चीज यूज करनी है। 37 में आपको पता चल रहा है कि आपके पास दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक रूट्स है, लेकिन दोनों के रूट्स कॉमन है। याद रखना, वो खुद से नहीं देंगे कि दोनों रूट्स कॉमन है, क्यों, क्योंकि फिर इतना वाला पार्ट आपका बच जाएगा। तो यह आपको खुद को सोचना है, इसलिए वो कभी भी ये वाला पार्ट खुद नहीं देंगे। अगर खुद देते कि दोनों रूट्स कॉमन है, फिर तो आप जल्दी से ये पता कर लोगे, क्योंकि कंडीशन तो फिर आपको पता है कि दो रूट्स अगर कॉमन है तो क्या करना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसको। चलिए बेटा, प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ही हेवी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और पिछले कुछ दोनों क्वेश्चंस में हमने नए कॉन्सेप्ट देखे, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं तो कम ही होंगे 1 घंटे के अंदर। अब इस ये भी बहुत अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि इफ द इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमारे पास, सो हैव ए कॉमन रूट। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि इन दोनों का रूट कॉमन है, एक ही रूट कॉमन कहा जा रहा है, हाँ ध्यान देना, दीज हैव ए कॉमन रूट, मतलब एक रूट कॉमन है इनमें, वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको कोएफिशिएंट ए बी एंड सी दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ सम ट्रायंगल एबीसी। किसी ट्रायंगल एबीसी की ये तीनों लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हमें पूछा है देन अगर ऐसा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू हमें बताइए। इसमें छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, जो कि आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है, तो उसके लिए कोई फिगर करने की जरूरत नहीं। यहां बस सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचना किस तरीके से। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि डिस्क्रिमिनेंट कहीं इमेजिनरी तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहां पर जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर कोएफिशिएंट्स पर्टिकुलर नंबर है, तो ये तो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करें, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी आता है तो एक कॉमन रूट नहीं रहेगा, दो कॉमन रूट रहेंगे, दोनों के दोनों कॉमन होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग अलग है लेकिन दोनों के रूट्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अब मजा देखिए क्या हो रहा है कि जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का बात करें b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है 8, तो ये बन जाएगा 64, 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है 15, ठीक है। तो 64 माइनस 180,
तो 64 में से 180 चला गया तो जो भी बचेगा वो नेगेटिव नंबर होगा। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। और अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो दे कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो वो रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। और अगर कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट आ रहे हैं तो एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों इक्वेशन के दोनों भी रूट्स कॉमन रहेंगे। और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/3 रेशो a/3 इज इक्वल टू 2b/8। एक्स का कोएफिशिएंट 2b, इधर एक्स का कोएफिशिएंट 8 और ये कांस्टेंट 3c/15, ये तीनों इक्वल रहेंगे। तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5। लेट अस से दिस इज इक्वल टू k। अगर नहीं भी कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 3k, b का वैल्यू मिलेगा 4k, c का वैल्यू मिलेगा 5k। आपको पता है हम लोग k क्यों लिखते हैं, ये रेशो इक्वल टू k क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा जब भी रेशो लिखा जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब आप समझिए कि ABC जो है वो ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ है, तो वो ट्रायंगल कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो वो प्रोपोर्शन होता है। ये जो रेशो दिया गया होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है। हमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं, इसका मतलब अगर मान लो मैं k नहीं लिखता हूं तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, ABC जो है वो रेशो आपको मिलेगा 3:4:5। मतलब ये जो तीनों लाइन्स है, तीनों जो साइड्स है, वो उनका लेंथ इस प्रपोर्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि उनका मिनिमम जो लेंथ है वो कितना हो सकता है। अगर हम सेंटीमीटर यूनिट ले तो एक साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मान लो क्योंकि ये प्रपोर्शन में है तो अगर आप 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हो तो 6, 8 एंड 10 विल बी देयर लेंथ। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9, 12 एंड 15 विल बी देयर लेंथ। सो ये प्रपोर्शन में होता है, हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता होता है, इसलिए हम उस कॉमन मल्टीपल को k से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भैया जो भी आपके ट्रायंगल का लेंथ हो हमें उससे मतलब नहीं, हम बस उस प्रपोर्शन को देख रहे हैं। अब मजा यहाँ पर ये है कि ये तीनों भी किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है। अब देखना मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों निकाला है। पहले तो हम ट्रायंगल नहीं निकाल सकते, चलिए ऐसा होगा कि मैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं पहले से सॉल्यूशन जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे तुरंत समझ में आ गया कि एक जो साइड है इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर है। देखिए ये 25k स्क्वायर आ जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का 25k स्क्वायर। तो कभी भी ट्रायंगल में आपको तो पाइथागोरस तो पूरे दुनिया को पता है, पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के लेंथ का स्क्वायर बाकी बचे हुए 2 साइड के लेंथ के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही राइट एंगल निकाला था, ठीक है। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को ABC के नाम से दे देते हैं। अब सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये जो 5 लेंथ है तो मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक को हम लोग 4k कहेंगे और किसी एक को 3k कहेंगे। अब हमें तो ये पता चल चुका है कि ये तो कितना है, 90 डिग्री है। C एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो बेटा ये कितना बनेगा, आ गया आंसर दिमाग में, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। कैसे, देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब 180 में से 90 तो भैया यहाँ पर चला गया, तो इन दोनों का एडिशन 90 होगा। तीनों का एडिशन 180 है, वो एक 90 यहाँ पर आ गया तो इन दोनों का एडिशन 90 होगा। अब अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो 90 में से थीटा जाकर जो बचेगा वो ये एंगल होगा। क्लियर है ना। तो ये 90 है और अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा होगा, तब जाके तीनों का एडिशन 180 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब साइन ए का वैल्यू क्या है, तो ए एंगल का मेजरमेंट क्या लिया है हमने, 90 माइनस थीटा। तो साइन ए की जगह मैंने 90 माइनस थीटा लग दिया, ठीक है, और इसका स्क्वायर। आप चाहे साइन स्क्वायर ए लिखिए, मतलब मैं ऐसे लिखूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा स्क्वायर, या फिर मैं स्क्वायर यहाँ दूँ, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। जब अगले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे भी आपने 9-10 में पढ़ाई होगा कि साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा होल स्क्वायर दोनों चीज़ें सेम ही होती है। आपको जो मर्जी नोटेशन यूज़ करना है कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ए की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस बी का एंगल कितना है, 90 है, तो बी की जगह वो एंगल रखेंगे साइन स्क्वायर 90, और प्लस सी कितना है, सी को हमने थीटा मान रखा है तो साइन स्क्वायर सी कहेंगे, ठीक है।
अब बेटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पता है ना कि दो एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री आता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हो, ओ माय गॉड लाइट चली गई, 1 मिनट फोकस एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, तो फोकस मैंने एडजस्ट कर दिया है, लाइट गया था तो मेरा ये चार्जिंग वाला बल्ब है, थोड़ा सा पिंक सब दिखाई देता है तो मज़ा है। वैसे भी हमारा क्वेश्चन खत्म होने को आया है तो 2-3 मिनट के लिए झेल लेना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके ट्रायंगल के अंदर के, उनके बीच का आपने रिलेशन देखा होगा। अगर उन एंगल्स का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा, है ना। अब ये कैसे आता है क्या नहीं, ये सब 9th-10th में जाके आप देखिए, बहुत आसान सी चीज़ें है, ये बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, आपने जो पढ़ी थी स्कूल में, वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल से रिलेटेड थी। मतलब तब आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता था। एक्यूट एंगल्ड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, तो उससे रिलेटेड आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें ये रूल्स आ जाते हैं, ये जो हम लोग, मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, तो ये उसमें आ जाता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, सो आई कैन राइट हियर कॉस थीटा। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के मैंने कॉस थीटा लिख दिया, तो ये और ये स्क्वायर लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, और 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर है साइन स्क्वायर, सी की जगह हमने लिखा है थीटा, क्योंकि सी को हमने थीटा माना था, सो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 स्क्वायर मतलब 1 आएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 आता है। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, एंड 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालना था इसका, लेकिन ये वैल्यू निकालने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आते हैं कि जिसके अंदर आप पढ़ तो क्वाड्रेटिक रहे हो लेकिन यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ठीक है, और बाकी भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में मज़ा आता है, तो आप भी मज़ा लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, मार्क कर दीजिए, रिवीजन के टाइम इसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन करना है, तभी जाके सब्जेक्ट परफेक्ट बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।